नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का। दोस्तों, बिहार एसआई मेंस का प्रैक्टिस सेट एक आध दिन गैप हो जा रहा है बीच बीच में, लेकिन आप सभी लोग का आज से अब रेगुलर सेट चलेगा क्योंकि अब समय ज़्यादा नहीं रह गया है। कभी भी आप सभी लोग का एग्जाम डेट आने का संभावना यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, आप सभी को पता होना चाहिए, ये आपका सेट नंबर 13 है। ये आपका रुक्मिणी प्रकाशन वॉल्यूम 2 का सेट है, 13 नंबर का सेट है। और अगर आप इसका बुक डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, पूरा बुक डाउनलोड कर लीजिए और रिवीजन एकदम बेहतर तरीके से करना शुरू कर दीजिए क्योंकि अब समय ज़्यादा नहीं बचा हुआ है। ठीक है, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और अपना स्कोर बताइएगा, क्योंकि अगर आप अभी स्कोर नहीं बताएंगे तो सोचिए कि एग्जाम में किस तरीके से आप क्वालिफाई करेंगे एग्जाम को। तो स्कोर बताया कीजिए, कितना सही कर पा रहे हैं, कितना गलत कर रहे हैं और कितना क्वेश्चन गलत कर रहे हैं और कहाँ पर गलत कर रहे हैं, उसको ध्यान में रखिए। फिर प्रिपरेशन कीजिए, फिर देखिए आपका जो गलत क्वेश्चन हो रहा है वो और भी बेहतर होना शुरू हो जाएगा। चलिए देखते हैं, आज का पहला क्वेश्चन कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस यानी OIC का मुख्यालय कहाँ पर अवस्थित है। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, जेद्दा में। याद रखिएगा, जेद्दा का सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, अगर नाटो का मुख्यालय देखा जाए तो आपका ब्रुसेल्स में होता है। उसके बाद आपका IOC का देखा जाए तो आपका लुसाने हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, भारत सदस्य नहीं है किसका। भारत सदस्य नहीं है एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग संगठन का। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, ग्लिम्पसेज ऑफ हिस्ट्री पुस्तक के रचयिता कौन हैं। तो करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। और जवाहरलाल नेहरू से ये भी आप याद रखिएगा कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखा है, तो जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, इसरो का पूर्ण रूप क्या है। यानी इसरो का पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म पूछा गया है तो सभी को पता ही होना चाहिए कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्या हो जाएगा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ से ये प्रश्न आपका पूछा जा सकता है कि इसरो का स्थापना कब हुआ था, तो 15 अगस्त। याद रखिएगा, 15 अगस्त 1969 यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, और अंतरिक्ष आयोग की स्थापना कब हुआ था, तो 1972 में किया गया था। तो इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, विश्व खाद्य दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है। तो खाद्य दिवस आपका 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, भारत ने 6 पे आते हैं, भारत ने सर्वप्रथम ओलंपिक का हॉकी खेलों में भाग किस वर्ष लिया है। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक। याद रखिएगा, आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में कौन सा पुरस्कार केवल साहित्य से संबंधित है। साहित्य से पूछा गया है तो याद रखिएगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार हो जाएगा। अब यहाँ से ये प्रश्न पूछा गया जा सकता है कि ये ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से दिया जा रहा है, तो 1965 से। याद रखिएगा। ठीक है, याद रखिएगा सभी लोग। अगला है कि नोबेल पुरस्कार कब प्रारंभ किया गया, यानी कब से शुरुआत हुआ इसका। तो याद रखिएगा, ये 1901 से आपका नोबेल पुरस्कार देना शुरुआत हो चुका है। और याद रखिएगा कौन कौन से क्षेत्र से ये दिया जाता है, तो साहित्य, शांति, रसायन, भौतिक और चिकित्सा विज्ञान में यहाँ पे उत्कृष्ट योगदान देने वाले को यहाँ पे दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, भारत में सूफी संप्रदाय का संस्थापक किसे माना जाता है। तो आंसर आपका डी हो जाएगा, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती। याद होना चाहिए सभी को, ऑप्शन डी हो जाएगा सभी लोगों का। देखिए, अब यहाँ से ये देखिएगा कि चिश्ती संप्रदाय की स्थापना 1190 से 92 ईस्वी के बीच अजमेर में ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती ने किया था। सूफी संप्रदाय को सिलसिले कहा जाता था। याद रखिएगा, सिलसिले। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली भारत के किस राज्य में स्थित है। तो सभी का आंसर यहाँ पे राइट आंसर होना चाहिए, ऑप्शन डी हो जाएगा, असम। याद रखिएगा। ठीक है, अगला है कि भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत है। तो आंसर आपका ए हो जाएगा, 31.16%। देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार शहरी आबादी 31.16% है और भारत का आबादी विश्व के आबादी का लगभग देखा जाए तो 17.5% हो जाएगा। इनमें से कौन परमाणु रिएक्टर है, इनमें से कौन परमाणु रिएक्टर है, तो याद रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कहेगा
कुडनकुलम और तारापुर। अगला है क्वेश्चन नंबर 13, कर को प्रतिगामी तब कहा जाता है जब उसका भार अमीरों की तुलना में गरीब पर बहुत अधिक पड़े, यानी सी आपका उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, बिहार में सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? ये सभी को क्लियर होना चाहिए, आपका पटना विश्वविद्यालय हो जाएगा सभी लोगों का। अब यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि पटना विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ कब था, तो 1917 में। और याद रखिएगा 1917 से कि चंपारण सत्याग्रह 1917 से ही शुरुआत हुआ है। बिहार राज्य के औद्योगिक वित्त सहायता हेतु कौन वित्तीय संस्था है? तो करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, बिहार राज्य वित्त निगम। क्या होना चाहिए? बी उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16, अलमाटी बांध किस नदी पर है? अलमाटी बांध आपका कृष्णा नदी पर बनाया गया है, याद रखिएगा सभी लोग। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं कि कौडेमम पहाड़ियाँ जिनकी शिखाओं यानी जिनकी सीमाओं पर स्थित है वे कौन से हैं? तो करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, केरल और तमिलनाडु, यानी केरल और तमिलनाडु के बीच आपका कौडेमम पहाड़ियाँ स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है किसका उपयोग मिट्टी की लवणता एवं क्षारीयता की समस्या का दीर्घकालीन हल है? तो करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, जिप्सम। क्या हो जाएगा? जिप्सम राइट आंसर हो जाएगा सभी लोगों का। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा खींची जाती है, तो करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, प्रशांत महासागर से होकर के। याद रखिएगा, देखिए अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा आर्कटिक सागर, चुकी सागर, बैरियर स्ट्रेट और प्रशांत सागर से गुजरती है। अगला है क्वेश्चन नंबर 20, निम्न राज्यों में किसका क्षेत्रफल सबसे कम है? तो सबसे कम देखा जाए तो आपका तमिलनाडु का हो जाएगा, ठीक है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। पॉडजोल क्या है? पॉडजोल क्या है? तो याद रखिएगा आपका आंसर हो जाएगा कोनधारी वन प्रदेशों में पाई जाने वाली मिट्टी, यानी ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 22, पाक खाड़ी किनके बीच अवस्थित है? पाक खाड़ी, तो याद रखिएगा पाक खाड़ी के बारे में पूछा गया है तो मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी हो जाएगा सभी लोगों का। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि बैरोमीटर पाठ्यांक में अचानक गिरावट हो जाने से निम्नलिखित में से कौन सी एक मौसमी दशा इंगित होती है? तो सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, तूफानी मौसम। क्या हो जाएगा? तूफानी मौसम। याद रखिएगा, देखिए वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से ही मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित स्थलों यानी स्मारकों पर विचार कीजिए। चलिएगा देखते हैं कौन क्या होता है। इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, 1 2 3 4, यानी तीनों चारों आपका ऑप्शन सही है, याद रखिएगा। अगला है 25, भारतीय संविधान इनमें से किसका सर्वाधिक ऋणी है? भारतीय संविधान इनमें से किसका सर्वाधिक ऋणी है? तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, 1935 का भारत शासन अधिनियम। अब याद रखिएगा कि भारत शासन एक्ट के लगभग 72% अनुच्छेद 250 भाग भारतीय संविधान से लिया गया है, याद रखिएगा। और दूसरा पॉइंट ये भी याद रखिएगा कि भारत शासन अधिनियम के बाद सर्वाधिक भारतीय संविधान में ब्रिटेन से लिया गया है, तो आप इसको भी याद रखिएगा। इसरो द्वारा स्थापित लिक्विड प्रोपल्सन यानी प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर स्थित है कहाँ पर? तो आंसर आपका ए हो जाएगा, महेंद्रगिरी यानी तमिलनाडु में, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 27, साप्टा का पूर्ण रूप क्या है? साप्टा का पूर्ण रूप देखा जाए तो आपका डी हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। अब याद रखिएगा कि साप्टा का फुल रूप क्या होता है। देखिए साप्टा का पूरा नाम साउथ एशियन प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट होता है। फिर से देखिएगा कि साउथ एशियन प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, याद होना चाहिए सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, यानी मैपिल लीफ का देश के नाम से कौन जाना जाता है? तो करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, कनाडा, याद रखिएगा सभी लोग। अगला है गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना को भारत के अलावा किस देश का राष्ट्रीय गान स्वीकार किया गया है? ये तो सभी को पता होना चाहिए, आपका बांग्लादेश हो जाएगा। देखिए
गुरुदेव की उपाधि महात्मा गांधी द्वारा दिया गया था किसको? रविन्द्रनाथ टैगोर जी को, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सम्मिलित नहीं है, यानी कौन सा इसमें युग्म है जो गलत है? देखते हैं, आंसर आपका डी हो जाएगा। 8 डिग्री चैनल भारत एवं मालदीव है, ये आपका गलत है। देखिए, जो 8 डिग्री चैनल है वो मालदीव और मिनिकॉय के मध्य में स्थित है। बाकी आपका ए बी सी सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 31। चारबाहार बंदरगाह परियोजना भारत द्वारा किस देश में विकसित की गई है? तो आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा, ईरान, याद रखिएगा। और ये भी पॉइंट याद रखिएगा कि चारबाहार बंदरगाह को भारत सरकार द्वारा विकसित किया जा रहा है, ठीक है। इस पर भारत सरकार 50 करोड़ डॉलर खर्च कर रही है अभी इस टाइम। अगला है 32। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड संबंधित है किससे? ये क्वेश्चन मैं पहले करवा चुका हूं, तो सभी का आंसर यहाँ पे सही आना चाहिए। पूर्ण शिक्षा से आपका ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड संबंधित है। देखिए, ऑपरेशन फ्लड का संबंध याद रखिएगा, दूध उत्पादन से आपका हो जाएगा। अगला है कि भारतीय उप महाद्वीप में बोली जाने वाली भाषाओं में बोलने वालों की सर्वाधिक संख्या के आधार पर हिंदी के बाद किसका नंबर आता है? तो हिंदी के बाद देखा जाए तो आपका बांग्ला का नंबर आता है। देखिए, अब याद रखते हैं इसके बारे में। देखिए, विश्व में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा आपका मंदारिन है, मंदारिन जो कि चीन औपचारिक रूप से है, ठीक है। मंदारिन के बाद सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा आपका अंग्रेजी है, ठीक है। तीसरी सबसे अधिक भाषा जो बोलने वाली है वो आपका तेलुगु है। और विश्व का तीसरी सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा विश्व का, तो याद रखिएगा आपका हिंदी हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित धार्मिक समुदायों में से कौन सा समुदाय कैवल्य का अभ्यास करता है? तो करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, जैन। कैवल्य परम ज्ञान को कहते हैं, जैन धर्म से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है 35। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये तो सभी को पता होगा, मदुरै में। देखिए, मीनाक्षी मंदिर पार्वती का मंदिर है। मदुरै को उत्सवों का नगर भी कहा जाता है, याद रखिएगा सभी लोग, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित में से किस राज्य संघ क्षेत्र में जारवा जनजाति रहती है? तो याद रखिएगा आंसर आपका अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह हो जाएगा सभी लोगों का। क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं। कहता है कि भारतीय पंचांग का अंतिम माह कौन सा होता है? तो देखिए, उत्तर आपका फागुन हो जाएगा, यानी सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। और पहला अगर देखा जाए तो आपका चैत हो जाएगा, और पहला लास्ट हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में। अगला है कि दिल्ली की राजगद्दी पर बैठने वाला पहला बिहार से जुड़ा शासक कौन था? तो पहला बिहार से जुड़ा तो आपका शेरशाह सूरी ही हो जाएगा। देखिए, शेरशाह सूरी सासाराम के जागीर के प्रबंधन के रूप में सर्वप्रथम प्रशासनिक अनुभव प्राप्त की थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। एक साधारण आवर्धक ग्लास में निम्न शामिल है, यानी क्या क्या शामिल है? तो आंसर आपका बी हो जाएगा, छोटी फोकस लंबाई के उत्तल लेंस। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। सभी एसिड के लिए आम तत्व हैं, सभी एसिड के लिए आम तत्व आपका हाइड्रोजन हो जाएगा। देखिए, हाइड्रोजन आवर्त सारणी का प्रथम तत्व है, इसको याद रखिएगा। यह अन्य सभी तत्वों से हल्का होता है, ये तो सभी को क्लियर होना चाहिए। मनुष्य की आनुवांशिक का पता लगाया जा सकता है, तो आंसर आपका सी हो जाएगा, अफ्रीकी मूल के द्वारा। क्या हो जाएगा? अफ्रीकी मूल के द्वारा। चलिएगा, बहुत सही, सभी का आंसर अभी तक सही हो रहा होगा। अगला क्वेश्चन है, डैश इलेक्ट्रॉनों की संख्या N2 में आबंध बनाने में भाग लेते हैं? तो आंसर आपका 6 हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि डैश धातु केवल विद्युत अपघटन द्वारा निकाला जाता है, किसके द्वारा? तो आंसर आपका 43 का सी हो जाएगा, यानी Al, ठीक है। याद रखिएगा Al का मुख्य अयस्क का आपका बॉक्साइड हो जाएगा। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है कि कवक कोशिका भित्ति कड़ी जटिल शर्करा से बनी होती हैं, जिसे डैश हम कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? तो काइटिन कहते हैं। देखिए, कवक का अध्ययन माइकोलॉजी से किया जाता है। कवक पर्णहरित रहित, संकेंद्रित, संवहन, ऊतक रहित थैलोफाइट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी में समान वर्ग के तत्वों में समान होता है। तो करेक्ट आंसर आपका 45 का ऑप्शन ए हो जाएगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन, यानी ए आपका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी धातु ऑक्साइड एक उभयधर्मी ऑक्साइड है। चलिएगा आंसर करिएगा। तो आंसर 45 का आपका क्या हो जाएगा, 46 का आंसर आपका ए हो जाएगा, यानी एल्यूमिनियम। ए आपका आंसर सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 पे, कि आवर्त तालिका में किसी तत्व के गुणधर्म डैश पर निर्भर करते हैं, यानी किस पर निर्भर करते हैं। तो देखिए आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी परमाणु संख्या पर ये निर्भर करते हैं। अगला है कि रॉड और कोन पाए जाते हैं, रॉड और कोन पाए जाते हैं। तो आंसर आपका सी होना चाहिए, आँख। देखिए रेटिना में दो प्रकार की प्रकाश संश्लेषणशील कोशिकाएं होती हैं। तो एक कोनेस होता है तथा एक रॉड्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सुझाव दिया था कि तत्वों के प्रतीकों का निर्माण तत्व के नाम से एक या दो अक्षरों से किया जा सकता है। तो करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, बर्जीलियस। क्या हो जाएगा, बर्जीलियस आपका आंसर यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 50। ऊर्जा में दो प्रकार की ऊर्जा होती है, कौन सी। तो देखा जाए तो आपका आंसर सी हो जाएगा, यांत्रिक। देखिए यांत्रिक ऊर्जा है गतिज ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जा। कार्य द्वारा प्राप्त ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। अगला है मंदन डैश है, यानी मंदन क्या है। तो याद रखिएगा आंसर आपका सी हो जाएगा, ऋणात्मक त्वरण है। क्या हो जाएगा, ऋणात्मक त्वरण। अगला है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन डैश कहा जाता है, यानी क्या कहा जाता है। तो ये तो आंसर सभी को पता होना चाहिए, एल्केन कहा जाता है, यानी आपका सी उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। अम्लीयता के आधार पर कौन सा सही है। अम्लीयता के आधार पर कौन सा सही है। तो आंसर आपका ए हो जाएगा, निष्विकरण दर्शाता, यानी आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अब इसके बारे में देखते हैं कि अम्ल जो होता है वो स्वाद में खट्टा होता है। तो यहाँ से भी आपका प्रश्न पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। कौन सी जीवित प्रक्रिया रासायनिक ऊर्जा को उष्ण ऊर्जा में बदलती है। तो आंसर आपका सी हो जाएगा, श्वसन ऊर्जा। याद रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिएगा यहाँ पे एसआई इकाई, यानी न्यूटन का एसआई इकाई पूछा गया है। तो एसआई इकाई न्यूटन का क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा 55 का आंसर आपका ए हो जाएगा, वजन और बल। क्या हो जाएगा, वजन और बल। निम्न में से कौन सी भौतिक मात्रा किए गए कार्य की गति को मापती है। देखते हैं आंसर कौन सही करता है। तो शक्ति हो जाएगा। देखिए किसी राशि के मापन के निर्देश मानक को मात्रक कहते हैं, जो दो प्रकार के होते हैं, एक मूल मात्रक, एक व्युत्पन्न मात्रक। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एप्स में शामिल होते हैं। एप्स में शामिल होते हैं क्या। तो आंसर आपका सी हो जाएगा, पक्षी। देखिए पक्षी वर्ग को हम एप्स कहते हैं। संघ का डेटा में 13 वर्ग होते हैं, जिसमें पक्षी वर्ग भी होते हैं। अगला है कि मनुष्य जाति के एक पुरुष को उसके एक्स शुक्राणु उसके या फिर उसकी से प्राप्त होते हैं। तो आंसर आपका बी हो जाएगा, माता से। ठीक है, माता में XX और इसको देखते हैं, फीमेल में XX, उसके बाद मेल में देखा जाए तो X और क्या होता है, Y होता है। ठीक है, X और Y याद रखिएगा, मेल और फीमेल दोनों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। नीचे दिए गए वर्गीकरणों में कौन सा परमाणु द्रव्यमानों के आधार पर था। तो आंसर आपका सी होना चाहिए। क्या, सी हो जाएगा। 59 का आंसर सी हो जाएगा, यानी डोबरेनेर, न्यूलैंड्स और मेंडेलीव का। याद रखिएगा सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। निम्न में से किस ऊतक में कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो सभी का आंसर यहाँ पे सी होना चाहिए, यानी स्क्लेरेनेकाइमा, यानी सी आपका उत्तर हो जाएगा।
देखिए स्क्लेरोकाइमा ऊतक स्थायी सरल ऊतक होता है। ये ऊतक की कोशिकाएं मृत, लंबी, संकरी तथा दोनों सिरों पर नुकीली होती हैं। इसमें जीव द्रव्य नहीं होता है, तो आप इसको भी याद रख सकते हैं। अधातुओं में से कौन सी चमकदार होती है? चलिएगा, बहुत सही आंसर आपका आयोडीन हो जाएगा। अगला है विखंडन के कितने प्रकार होते हैं? विखंडन के कितने प्रकार होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। और कौन कौन से होते हैं? तो याद रखिएगा, आपका कोशिका विभाजन के 2 प्रकार देखने को मिलते हैं, समसूत्री और अर्धसूत्री। प्रकाश सबसे अधिक गति से किसमें यात्रा करता है? तो गति से सबसे अधिक किसमें यात्रा करता है? तो याद रखिएगा, आपका निर्वात हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी आपका उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 64 पे। कहता है कि डाल्टन की पद्धति के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो डाल्टन का पद्धति पूछा गया है, तो आंसर आप 64 का डी हो जाएगा, परमाणु पदार्थों के अभिभाज्य कण, यानी डी आपका आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान डैश है। कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान डैश है, तो आपका 40 हो जाएगा। ठीक है। 66 निम्न में से किस सिद्धांत के अनुसार कोई रॉकेट अंतरिक्ष में कार्य करता है? तो आंसर आपका 66 का ऑप्शन ए हो जाएगा, संवेग संरक्षण का सिद्धांत। याद रखिएगा सभी लोग। देखिए, न्यूटन के द्वितीय नियम के साथ न्यूटन के तृतीय नियम के संयोजन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिणाम है संवेग संरक्षण का नियम। याद रखिएगा। अगला है कि मानव के अनिषेचित अंडे में होते हैं। तो याद रखिएगा 67 का आंसर आपका ए हो जाएगा, एक एक्स क्रोमोजोम। हड़प्पा सभ्यता संबंधित है किससे? हड़प्पा सभ्यता संबंधित है किससे? तो कांस्य युग से संबंधित है। याद रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता आद्य ऐतिहासिक युग में आते हैं। ठीक है। अगला है कि जैन परंपरा के अनुसार पहले तीर्थंकर कौन थे? जैन परंपरा के अनुसार पूछा गया है, तो आंसर आपका ऋषभदेव हो जाएंगे, यानी सी उत्तर हो जाएगा। देखिए, ऋषभदेव को जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है, एक पॉइंट ये याद रखिएगा। और दूसरा पॉइंट ये याद रखिएगा कि ऋषभदेव का जन्म अयोध्या के इक्ष्वाकु वंश में हुआ था। ठीक है। जैन धर्म के सबसे प्रसिद्ध तीर्थंकर कौन हुए थे? तो महावीर स्वामी हुए थे, तो आप इसको तो याद ही रखिएगा। अगला है कि महाबोधि मंदिर या महान जागृति मंदिर एक बौद्ध मंदिर है जो कहाँ पर स्थित है? तो देखा जाए तो ये आपका बिहार में स्थित है। आंसर सभी को क्लियर होना चाहिए। हर्षवर्धन की मृत्यु हुई थी कब? 71 का आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा 647 ईस्वी में। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 72 महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? तो प्रसिद्ध इतिहासकार पूछा गया है, तो आंसर आपका सही होना चाहिए 72 का बी हो जाएगा, अल बारूनी। देखिए, उसकी पुस्तक किताब उल हिंद से तत्कालीन भारत की सामाजिक सांस्कृतिक स्थिति की जानकारी मिलती है। किससे? किताब उल हिंद से। याद रखिएगा, उसकी पुस्तक है अल बारूनी की। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सिंपल क्वेश्चन है। जैसे ही आप लूसेंट उठाएंगे, गुलाम वंश पढ़ेंगे, तो आपको पहले ही ये देखने को मिलेगा। तो आपका कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा, बी उत्तर हो जाएगा। देखिए, और ये पूछा जा सकता है कि गुलाम वंश का स्थापना हुआ कब था? तो 1206 ईस्वी में किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बाबर ने तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी थी? तुजुक ए बाबरी, तो करेक्ट आंसर आपका 74 का बी हो जाएगा, तुर्की भाषा में लिखी थी। याद रखिएगा। अब बाबर पूछा जाए तो मुगल वंश का संस्थापक था। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर था। तो ये क्वेश्चन याद होना चाहिए। पलासी का युद्ध मैदान कहाँ पर स्थित है? तो करेक्ट आंसर 75 का डी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में। याद रखिएगा। ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 76 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित होने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? तो सभी का आंसर यहाँ पे सही होना चाहिए, ऑप्शन बी हो जाएगा, जॉर्ज यूले। ठीक है, जॉर्ज यूले आंसर आपका हो जाएगा। अब यहाँ से ये पूछा जा सकता है कि जॉर्ज यूले कौन से अधिवेशन से रिलेटेड हैं? तो इलाहाबाद अधिवेशन। ये अधिवेशन हुआ कब था? तो 1888 में। ठीक है, याद रखिएगा। किसे
भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है? तो याद रखिएगा, आंसर आपका ए हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल। क्या हो जाएगा? वल्लभ भाई पटेल। अगला है कि महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ कौन से वर्ष में किया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन पूछा गया है, तो ये तो दिख ही रहा है, आंसर 1942 हो जाएगा। और डेट जानिएगा तो 14 जुलाई 1942। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन तो 79 कहता है कि हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो हिंद स्वराज के बारे में पूछा गया है, तो आपका महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज 79 का बी हो जाएगा। ठीक है, इंग्लैंड से अफ्रीका आने के क्रम में जहाज यात्रा के दौरान हिंद स्वराज नाम से एक छोटी सी पुस्तक की रचना की थी महात्मा गांधी जी ने। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? चलिएगा, तो आंसर 80 का डी हो जाएगा, कलपक्कम में, यानी तमिलनाडु में। तो दोस्तों आपका 80 क्वेश्चन समाप्त हो चुका है। वॉल्यूम 2 का टेस्ट सीरीज आपका 13 है। तो आप बताइएगा क्या आपका तैयारी बेहतर हो रहा है कि नहीं, क्योंकि समय बहुत कम है। तैयारी में जान झोंक दीजिए, इस बार सिलेक्शन लेके रहना है, चाहे इसके लिए कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो चलिए जल्द वीडियो में, अगले वीडियो में जल्द ही मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।